का हमारा टॉपिक है चैप्टर 73 बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन एंड फीवर। ठीक है, इसके चैप्टर में मुझे बहुत लंबा लगता है और लेकिन इसमें बहुत सी बातें रिपीटली बताई गई हैं और बहुत जनरल बातें हैं, बहुत इजी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि हमारे दो तरह के टेम्परेचर्स होते हैं, एक हमारा स्किन का टेम्परेचर होता है और एक हमारा इंटरनल कोर टेम्परेचर होता है। जो स्किन का टेम्परेचर है वो तो हमारा वेरी कर सकता है, लाइक हमें सर्दी भी लगती है, कभी हमें गर्मी लग जाती है। और जो कोर टेम्परेचर हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसका सेट पॉइंट है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। नीचे उन्होंने इधर कुछ वैल्यूज़ बताई हुई हैं। जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है और जो हम ऑरली अगर चेक करें किसी इंसान का तो वो 36 सेंटीग्रेड से 37.5 तक वेरी करता है। अगर फ़ॉरन बोले तो 97 to 99.5 होता है। ठीक है, अगर और यही जो है जो कोर टेम्परेचर है ना, नॉर्मल कोर टेम्परेचर जो होता है हमारा, वो हमारा होता है 98 to 98.6। ठीक है, अगर हम यही टेम्परेचर जो है रेक्टली, अगर हम ऑरल के बजाय रेक्टली मेजर करें तो वो जो है 1 सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा होता है। अगर हम ऑरली चेक करें उससे एक फ़ारेनहाइट का फ़र्क होता है। अगर जो है हम लोग एक्सरसाइज करें तो पता है कि हीटअप हो जाती है बॉडी, तो जाहिर सी बात है बॉडी का टेम्परेचर राइज़ करता होगा, तो वो 101 to 104 फ़ारेनहाइट तक वेरी करता है। और जब जैसे कि ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन अगर हम जैसे हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो फिर वो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 96 फ़ारेनहाइट से जो है वो तक जा सकता है जब हमें सर्दी लगती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बॉडी टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड बाय बैलेंसिंग हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा? हमारा बॉडी टेम्परेचर तब ज़्यादा होगा कि जब जो हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उसका रेट ज़्यादा होगा उससे जो हमारी बॉडी में हीट लॉस हो रही है, तब हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर वो राइज़ करेगा। अगर इसी का उलट हम देख लें कि जो हीट लॉस हो रही है उसका रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हीट बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें ठंड लगना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी बातें इन्होंने इधर बताई हुई हैं और इन्होंने यही सारी बातें इधर भी बताई हुई हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हीट प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में कौन कौन सा मैकेनिज़्म हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं? बहुत सिंपल बातें हैं, जैसे कि जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो सेल्स का मेटाबॉलिज्म चल रहा है बॉडी में उस पर, और मसल एक्टिविटी हो रही है बॉडी में उससे शिवरिंग हो रही है हमारी बॉडी में, जब शिवरिंग होती है तब भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है तब भी हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, ये सब कुछ इन सारी के पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, स्टोरेज ऑफ फूड, ये सब बातें हीट प्रोड्यूस कर रही हैं। सारा मैकेनिज्म हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है हीट लॉस। अब कौन सी बातें, पहले तो हमने पढ़ा कि जो वो मैकेनिज़्म जो हीट प्रोड्यूस कर रहे थे हमारी बॉडी में, अब वो मैकेनिज़्म जो हीट लॉस करे हमारी बॉडी में से, उसमें हमारा ब्रेन हमारा आ जाता है, लिवर, ब्रेन, हार्ट, स्केलेटन मसल्स। ठीक है, ये सारी बातें आ जाती हैं। इसके बाद रेट एट विच हीट इज़ लॉस्ट दो बातों पे डिपेंड करती है कि उसका रेट दो बातों पे डिपेंड करे कि जिससे हमारी बॉडी से हीट लॉस हो रही है वो दो बातों पे डिपेंड करिए। वो एक क्या है कि हाउ रैपिडली हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वे इट कैन बी प्रोड्यूस टू द कोर in the body core to the skin and how rapidly heat can be transferred from the skin to the surroundings। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी से हीट निकल रही है बाहर, ठीक है, इन्वायरमेंट में, वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक बात ये है कि वो जो अंदर का हमारी बॉडी की हीट है वो हमारी स्किन के तक
कितने रेट में पहुंच रही है, इस बात पर डिपेंड करता है। और फिर आगे स्किन तक तो पहुंच गई, ठीक है, अब इन्वायरमेंट में उसे ट्रांसफ़र होने में कितनी, वो कितना रैपिड है, कितना उसका हीट है, इन दो बातों पे हमारी बॉडी की हीट लॉस डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसुलेटर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि हमारी स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट की जो प्रेजेंट होती है, जो एज अ इंसुलेटर काम करती है और हमारी बॉडी से हीट लॉस को कम करती है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा सा हीटअप रहे, ठीक है। और ये सिस्टम जो होता है वुमेन में ज़्यादा डेवलप हुआ होता है सबकुटेनियस फैट का। और इंसुलेशन बीनीथ द स्किन इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ मेंटेनिंग नॉर्मल इंटरनल कोर टेम्परेचर, मतलब ये हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इतनी सी बात बताई हुई थी इधर। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड फ्लो टू द स्किन फ्रॉम द बॉडी कोर प्रोवाइड्स हीट ट्रांसफ़र। इसमें हमें ये बात बताई हुई है कि जो हमारे स्किन के नीचे जो है हमारी एक वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, मतलब आर्टरी और वीनस सिस्टम एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होता है, मतलब आर्टरीज और वीनस का एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जो हमारी स्किन को ब्लड सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमें लगती है हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर रहा होता है, ठीक है, जैसे हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करें, तो ये जो वेजल्स हमारी यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये करती हैं वेजोडाइलेशन, ये करेंगी वेजोडाइलेशन और हमारा ब्लड फ्लो जो है वो कर जाएगा हमारा इंक्रीज़, ठीक है। अब वेजोडाइलेशन से हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया स्किन को, अब हमें लग रही है सर्दी, तो अब क्या होगा, तब हम यही वेजल्स हमारी करेंगी वेजो कंस्ट्रिक्शन और हमारा जो बॉडी जो ब्लड फ्लो है वो स्किन को कम हो जाएगा, ठीक है। यही बातें इन्होंने इधर बताई हुई हैं, इतनी सी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इन्होंने इधर ये बताया हुआ है कि इस ग्राफ को देख लें, ये हमारा दिया हुआ है बॉडी टेम्परेचर और ये हमारा दिया हुआ है हीट कंडक्शन थ्रू द स्किन, ठीक है। अब जब बॉडी की हीट हमारी जो टेम्परेचर जब हमारा कम था, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन और जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज़ किया तो हमारे पास वेजो डायलेशन होना शुरू हो गई, जो बातें मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं। इधर लिखा हुआ है कि द स्किन इज़ एन इफेक्टिव रोल ऑफ हीट रेडिएटर सिस्टम, ठीक है, ये जो सारा सिस्टम है इसको हम लोग हीट रेडिएटर सिस्टम कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इस पैराग्राफ में हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ हीट कंडक्शन टू द स्किन बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ तक इन्होंने वो सारी बातें बताई जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद हमें बताया हुआ है कि हीट लॉस किन किन तरीक़ों से हमारी बॉडी से हो रही है, एक रेडिएशन के थ्रू हो रही है, कंडक्शन के थ्रू हो रही है और इवेपोरेशन के थ्रू हो रही है, ठीक है। और एक नॉर्मल बंदा जो है वो फिर हीट रेज रेडिएट फ्रॉम द बॉडी। अभी बता रहे हैं कि जो हीट रेज हमारी बॉडी से इन्वायरमेंट में जा रही हैं उनकी जो वेवलेंथ होती हैं वो 5 to 20 माइक्रोमीटर होती हैं, जो कि 10 to 30 टाइम्स जो होती हैं वो वेवलेंथ होती हैं लाइट रेज की। जो लाइट रेज हैं उससे 10 to 30 टाइम्स ज़्यादा होती हैं वो रेज जो हमारी बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में जा रही हैं। अब इधर बताया हुआ है कि जब टेम्परेचर बॉडी का, हमें पता है कि एक दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास अगर, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका बॉडी टेम्परेचर हमारे पास कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ हीट जाना शुरू हो जाएगी। सिमिलर बात इधर बताई हुई है कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट से तो हमारी बॉडी से इन्वायरमेंट में हीट जाती है, और जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में हीट आती है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने ये बात बताई हुई है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन का उन्होंने बताया हुआ है कि जब हमारी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इन्होंने उधर बताया हुआ है
कि हमारी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मोशन होता है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट वगैरह कर रहे होते हैं। इस वाइब्रेटिंग मोशन की वजह से वो अपना जो रास्ता है वो स्किन तक बनाते हैं और स्किन से बाहर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। जो ये स्किन तक जा रहे हैं इसको हम लोग सारा का सारा कंडक्शन कह रहे हैं, कि वो स्किन में अब मतलब कि वो बाहर अपना रास्ता निकाल रहे हैं कि वो बॉडी से बाहर चले जाएं। अब जो हमारा बाहर इन्वायरमेंट में हमारा एयर होता है, वो एयर साहब जी आ रहे हैं और जैसे कि ये स्किन है हमारी, तो इस पे हमारे काइनेटिक वजह से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये जो है वो हवा का झोंका आया है, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चले जाएंगे और एक नए लेयर की मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह करके ये जितनी ज़्यादा हवा चल रही होती है उतने ज़्यादा ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइप ऑफ हो जाते हैं और फिर एक नई लेयर आ जाती है मॉलिक्यूल्स की हमारे पास। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कन्वेक्शन ऑफ एयर। ठीक है, और इसको हम लोग कन्वेक्शन ऑफ एयर करंट्स भी कहते हैं। देखिए सारी बातें लिखी हुई हैं, कन्वेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये तो बता दिया। और यही मतलब कूलिंग इफेक्ट ऑफ विंड लिखा हुआ है कि इधर व्हेन द बॉडी एक्सपोज टू विंड द लेयर ऑफ एयर इमीडिएटली एडजेसेंट टू द स्किन इज रिप्लेस। मतलब ये मैंने सारी बातें बता दी हैं। और इन्होंने ये बताया हुआ है कि इधर एक लाइन बताई हुई इन्होंने कि द कूलिंग इफेक्ट ऑफ विंड इज़ एट लो वेलोसिटी इज अबाउट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द विंड वेलोसिटी। इसमें ये बताया हुआ है कि जो कूलिंग इफेक्ट है हमारा इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ विंड वेलोसिटी। याद होगी आराम से लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ पर्सन सस्पेंडेड इन वाटर। जब कोई इंसान पानी में होता है ना, तो पानी के पास एक एबिलिटी है कि वो बॉडी से जो हीट है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एयर। ठीक है, मतलब जब हम पानी में होते हैं तो हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, हीट लॉस हमारी इंक्रीज़ कर जाती है। जब हीट लॉस हमारी बॉडी से इंक्रीज़ कर जाए तो हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमें सर्दी लगती है पानी में ज़्यादा। और फिर इधर नीचे बताया हुआ है कि 1 ग्राम वाटर का जो इवेपोरेट करता है उससे हमारी 0.58 एनर्जी हमारी जो है वो बॉडी से लॉस हो रही होती है। ठीक है, और यही कि इवन व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट स्वेटिंग वाटर स्टिल इवेपोरेट्स इनसिबली फ्रॉम द स्किन एंड लंग्स एट द रेट ऑफ दिस। तो ये इन्होंने नॉर्मल बातें जनरल सी बताई हुई हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने इधर नीचे बताया हुआ है कि जो इवेपोरेशन का मैकेनिज़्म होता है वो इन्फेंट्स में ज़्यादा डेवलप हुआ होता है, क्योंकि उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। तो बॉडी से हीट को इवेपोरेट एक्सेस हीट को इवेपोरेट करने के लिए वो इवेपोरेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, उनके पास जो होते हैं स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। फिर उन्होंने बताया हुआ है इफेक्ट ऑफ क्लॉथिंग। हम कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उससे हमारी जो होती है सर्दी ज़रा कम हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे जो कपड़े हैं और जो स्किन के दरमियान एक छोटी सी लेयर डेवलप हो जाती है, उसके अंदर हमारे सारे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंजर्व हो जाते हैं। एक इंसुलेटर के तौर पे ये जो कपड़े होते हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं, और जो हमारी बॉडी की हीट है वो ज़रा स्किन में मतलब कि एक लेयर सी बना देती है इनसाइड अ क्लॉथिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। जितना ज़्यादा वो थिक होगी ना लेयर कपड़ों की, उतनी ज़्यादा वो इंसुलेटर के तौर पे एक लेयर सी मॉलिक्यूल्स की बन जाएगी जो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इतनी सी बातें इधर बताई हुई हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया हुआ है इधर कि जब हम अगर उन्हीं कपड़ों को अगर हम गीला करके पहन लें फिर क्या होगा। मैंने बताया कि जो वाटर की कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा बॉडी से हीट अब्जॉर्ब कर ली हुई है। तो अब वो जो लेयर जो इधर कंजर्व हो रही थी, बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रही थी, वो बेचारी मोहतरम चली गई हैं, गायब हो गई हैं, और वो हमारी बॉडी से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारा कम हो जाता है और हमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स में हमें ये बताया हुआ है कि एक कोल्ड सा पोर्शन होता है, उसको सिंपैथेटिक नर्व्स हमारी इनोवेट कर रही होती हैं।
ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि ये सिंपैथेटिक नर्व्स इसको इनर्वेट कर रही हैं और ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं। जब हमारे पास हाइपोथैलेमस से सिग्नल आया कि भाई गर्मी लग रही है और आप लोग स्वेटिंग वगैरह करो ताकि बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो ये जो हमारे पास सिंपैथेटिक ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट कर देंगे इन कोइल वगैरह पोर्शन को। तो हमारे जो सारे सॉस सोडियम है हमारे पास, और ये सारे सॉस वगैरह जो हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड आइंस जो है वो सोडियम और क्लोराइड जो सारे के सारे आइंस हैं वो स्लोली ऊपर, मतलब एक स्लाइड सा एक सिग्नल सा गया है कि भाई बॉडी की जो टेम्परेचर है वो एक्सेस हो गया, तो ज़रा स्वेटिंग करो। तो ये स्लोली जो है वो ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये स्लोली जो है वो ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे तो ये अभी तक स्किन तक नहीं पहुँचे और उनकी सॉर्स वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो ये बॉडी में रिटेन हो जाएंगे दोबारा। तो लेकिन अब हमारे पास आ गया बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। जब हमारे पास एक वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलस आ जाता है तो फिर जो सोडियम और सारे सॉल्ट्स वगैरह वो जल्दी जो हैं वो ऊपर मूव करते हैं। जब वो जल्दी ऊपर मूव करते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता कि उनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो वो स्किन के पास पहुंच जाते हैं और वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, और एक और बात है कि जब सोडियम, जैसे जो वाटर होता है वो सोडियम वगैरह को ना फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, मतलब अब जैसे सोडियम कहता है भाई मैं अब्जॉर्ब होऊंगा तो वाटर भी उसके पीछे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर सोडियम कहता है कि मैं तो नहीं अब्जॉर्ब हो रहा, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मुझे अब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं है, तो मैं स्किन पे बाद जा रहा हूँ, तो वाटर भी उसके पीछे जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे जो है हमारी सोडियम वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन हो गई है और वो बॉडी के अंदर दोबारा आ गई हैं, तो क्या होगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस क्या है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो इसके पीछे जाएगी, मतलब जहाँ सॉल्ट जा रहे हैं वहाँ वाटर जा रहा है। ठीक है, ये बात इन्होंने इधर बताई हुई है सारी। तो ये सारी बातें इधर हो गई और फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्लेमेटाइजेशन पर। एक्लेमेटाइजेशन क्या होती है? एक आदत हो जाना क्लाइमेट की। ठीक है, अब एक अनक्लेमेटाइज्ड पर्सन है, उससे मौसम की आदत नहीं है, तो वो बंदा भाई क्या कर रहा है कि 1 लीटर जो है वो स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है 1 घंटे में। लेकिन जब उसे एक वो हॉट वेदर से एक्सपोज होता है तो फिर वो कितना स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, वो 2-3 लीटर्स पर आवर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब उसकी एबिलिटी थोड़ी अब ना इंक्रीज़ करती जा रही है। तो इसके इस आदत को अडेप्ट करने में भी उसे 1 to 6 वीक्स लगे हैं। ठीक है, मतलब 1 to 6 वीक्स तक उसे थोड़ी ना थोड़ी मतलब तबीयत वगैरह ख़राब होगी उसकी। ठीक है, और फिर इन्होंने इधर एल्डोस्टेरोन का बताया हुआ है कि जब हमारी स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो सॉल्स वगैरह तो हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर जो सॉल्स हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, जब बॉडी के अंदर हमारे सॉल्ट्स कम हो गए हैं तो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो स्क्रीट होता है एड्रिनोकोर्टिकल ग्लैंड्स से, और वो जो होता है बॉडी में हमारा जहाँ एक्सेस सोडियम और सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट है वहाँ से अब्जॉर्ब कर देता है, अब्जॉर्प्शन हो जाती है इसकी, तो बॉडी में हमारा सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है बैक टू नॉर्मल। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास पेंटिक मैकेनिज्म आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास जो बॉडी में से हीट निकालने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? 2 वजह है इसकी। तो उनके पास फर होता है और दूसरा उनके पास स्वेट ग्लैंड्स की एब्सेंस होती है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर इनके पास होता है पेंटिक मैकेनिज्म जो अपनी लॉस ऑफ हीट के लिए। ठीक है, पेंटिक मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है वो हमारे पास सिग्नल देता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो गई है तो एक्सेस हीट को बाहर निकाल दो। तो फिर जो एनिमल होता है वो रैपिडली ब्रीथिंग करना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अपनी ज़बान को बाहर निकाल देता है। ज़बान बाहर निकालने की वजह से क्या होता है कि जो उसकी म्यूकोसल सरफेसेस वगैरह होती हैं उधर से वेपोरेशन हो जाती है और इस तरह वो अपनी बॉडी की एक्सेस हीट को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट हमारे पास इधर आ जाता है रोल ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमिक प्रोप्टिक एरिया इन द थर्मोस्टेटिक डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर।
इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक प्रोप्टिक एरिया है उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स मौजूद हैं। हीट के भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं और कोल्ड के भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। लाइक 1/3 कोल्ड रिसेप्टर मौजूद हैं और लार्ज नंबर के हीट सेंसिटिव जो है हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद हैं। When the property area is heated, the skin all over the body immediately breaks out in profuse sweat। मतलब जैसे ही हमारा property area डिटेक्ट करेगा कि बॉडी की हीट ज़्यादा हो गई है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक्सेस हीट को बॉडी से बाहर निकाल देगा। इस पेज में यही बताया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर बाय रिसेप्टर्स इन द स्किन एंड डीप बॉडी टिश्यूज़। अब इसमें हमारे पास ये बात बताई हुई है कि जैसे ही हमें ठंड लगती है तो हमारे जो वार्म होने के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इधर जो हमारे पास इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास बॉडी में कोल्ड रिसेप्टर्स भी होते हैं और वार्म रिसेप्टर्स भी होते हैं। जैसे ही बॉडी को ठंड लगना शुरू हो तो वो क्या करेगा कि हमारा सारी जो स्किन है वो ठंडी पड़ जाएगी, शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी और जो स्वेटिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास जब हमें ठंड लगेगी। शिवरिंग से हमारी बॉडी का जो होता है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है हमारे मसल्स की जो कि हीट प्रोड्यूस करती है और स्वेटिंग का मैकेनिज़्म वैसे ही कम हो जाएगा तो फिर हमारे पास बॉडी से हीट लॉस नहीं होगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा और ये सब कुछ इसमें बताया हुआ है। और लो बॉडी हीट को हम लोग हाइपोथर्मिया भी कहते हैं। ये है नेक्स्ट हमारा टॉपिक टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज़्म। पहले हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज़्म हमने पढ़े थे पहले कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कौन से कर रहे थे और अब हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज़ कौन से कर रहे थे। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने अब जब हमें लगेगी गर्मी लगेगी तो तब हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए हमारी बॉडी में वैसोडाइलेशन होगी। जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े थे सब कुछ उलट हो जाएगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी और जो हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज़्म है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। मतलब कि शिवरिंग का और थर्मोजेनेसिस हमारा जो है वो ज़रा कम होना शुरू हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज़्म जो हमने इधर पढ़ा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ कौन कौन से मैकेनिज़्म करते हैं, यही वही पॉइंट्स इधर रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ 2 न्यू पॉइंट्स हैं जो कि मैं बता देती हूँ आपको। पाइलो इरेक्शन हो जाती है, मतलब जो हमारी बॉडी के हेयर हैं वो ज़रा स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं और एक हीट की लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पाइलो इरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक दूसरा पॉइंट कि इंक्रीज़ इन थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस जो होता है वो हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है और किस तरह करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमिक स्टिमुलेशन ऑफ शिवरिंग, ठीक है। कि हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरह काम कर रहा है शिवरिंग में। मतलब हमें जब जो है वो सर्दी लगती है तो बॉडी की हीट ज़्यादा करने के लिए हमें शिवरिंग होती है तो उसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक प्राइमरी मोटर सेंटर होता है शिवरिंग के लिए, ठीक है। और जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्रिटिकल एक लेवल होता है, मतलब एक सेट पॉइंट होता है 37 सेंटीग्रेड। अगर उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस हमारा सिग्नल देता है कि शिवरिंग करो, तो शिवरिंग हमें स्टार्ट हो जाती है। ये किस तरह होती है कि जो मसल की टून होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है और ये होती है फीडबैक। और इसको किसके रिजल्ट में होती है, फीडबैक ऑसिलेशन ऑफ द मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म। मतलब कि मसल की टून इंक्रीज़ होने को ये कौन सा मैकेनिज़्म हो रहा है, स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म हो रहा है, ठीक है। और जब शिवरिंग हमें होती है तो बॉडी की हीट जो है हमारे 4 to 5 टाइम्स जो है ना वो नॉर्मल से इंक्रीज़ कर जाती है। और फिर नेक्स्ट उन्होंने थर्मोजेनेसिस का बताया हुआ जो ऊपर हमने इधर पढ़ा था वो क्या चीज़ होती है। इसके हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि केमिकल थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है जो हमारे बॉडी में ना एक होता है इन्फेंट्स होती हैं और एक एडल्ट होते हैं। जो एडल्ट में होते हैं वो हमारे पास वाइट फैट होता है और इन्फेंट्स में हमारे पास होता है ब्राउन फैट। जो ब्राउन फैट होता है वो थर्मोजेनेसिस करवा सकता है और जो वाइट फैट है वो थर्मोजेनेसिस नहीं करवा सकता होता। तो थर्मोजेनेसिस बेसिकली है क्या,
थर्मोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ करता है। इसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे फूड की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रही थी और एटीपी फॉर्म हो रहा था उसको स्टॉप कर देता है, और जो एटीपी फूड की ऑक्सीडेशन में यूटिलाइज़ हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है, और वो मतलब कि एटीपी तो अब नहीं बन रहा, तो मतलब ना ही फूड की डाइजेशन वगैरह हो रही है, तो ना ही एटीपी फॉर्म हो रहा है, ना ही हमें एनर्जी मिल रही है। तो वो एनर्जी किधर जा रही है, वो हीट के तौर पे हमारी बॉडी से निकल रही है, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर जो कम हो गया था वो ज़्यादा हो जाए। इधर उन्होंने ये बात बताई हुई है। फिर इन्होंने इधर ब्राउन फैट के बारे में बताया हुआ है और इधर वाइट फैट के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से हमारा थायरोक्सिन रिलीज़ करता है। थायरोक्सिन रिलीज़ करता है जो कि हमारा यही प्रोसेस केमिकल थर्मोजेनेसिस करवाने में हेल्प करता है। अब जो लोग जो है जैसे मरी में रह रहे हैं, ठंडे इलाके में रह रहे हैं, उनको जो है ये वाला जो गॉइटर्स ज़्यादा होने की प्रॉबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा केमिकल थर्मोजेनेसिस करवा रहा होता है। नेक्स्ट इधर फीडबैक गेन फॉर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल बताया हुआ है। इसमें ये बताया हुआ है कि जो फीडबैक गेन बेसिकली होता क्या है, एक रेशियो होती है जिसके दरमियान चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर में और जो बॉडी का टेम्परेचर, मतलब कि चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर टू द चेंज इन बॉडी कोर टेम्परेचर। इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बता दूँगी नोट से। ओके, तो ये हमारा बस फार्मूले एक फीडबैक गेन होता है क्या है, बेसिकली वो फार्मूला है, तो वो उसे याद कर लो एंड दैट्स इट। इधर उन्होंने बिहेवियर कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर बताया हुआ है। जैसे मैंने पीछे बताया कि एडल्ट्स और उस ब्राउन फैट और वाइट फैट का मैंने बताया। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि जो थर्मोजेनेसिस होती हैं वो इन्फेंट्स में होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि जो इन्फेंट्स होती हैं उसमें बिहेवियर कंट्रोल टेम्परेचर तो नहीं होता ना, मतलब वो खुद, जैसे उनको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, वो खुद अपना कपड़े वगैरह तो चेंज वगैरह नहीं कर सकते, तो फिर वो थर्मोजेनेसिस के थ्रू अपनी बॉडी हीट को नॉर्मल मतलब कर लेते हैं, अपना टेम्परेचर नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन जो जो एडल्ट्स हैं उसमें वाइट फैट है, वाइट फैट मतलब कि थर्मोजेनेसिस नहीं करवा सकते, तो हमें सर्दी गर्मी लगती है, हम बिहेवियरल चेंजेस करते हैं, AC ऑन कर लेते हैं, हीटर कम कर देते हैं, तो इस तरह करके ये सारा इधर जो है वो बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि लोकल स्किन टेम्परेचर रिफ्लेक्सेस। इसमें बताया हुआ है कि जब हम अपने पाँव जो है वो पानी में रखते हैं, अगर वो ठंडा पानी है तो फिर हमारे पाँव में ठंड लगना शुरू होती है, तो जो फैक्टर्स ठंड में मतलब कि कॉज करते हैं कि हमें ठंड लगे, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी पाँव वाले वेजल्स में, और जैसे ही हम अपने पाँव गर्म पानी में रखेंगे तो वेजो डायलेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये इधर बताया हुआ है, वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज इम्पेयर्ड बाय कटिंग। जैसे ही स्पाइन को हम कट कर देंगे तो फिर जो है वो ना ही से हाइपोथैलेमस को हमारा सिग्नल जाएगा, ना ही हमें पता चलेगा हमें सर्दी गर्मी लग रही है, तो वो जो है तो ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है वो अफेक्ट हो सकता है इससे। कि अगर नेक्स्ट हमारे पास आता है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है तब हमें फ़ीवर हो जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद क्या होता है, फ़ीवर में हमारे पास बेसिकली होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाते हैं। जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह कर गए हैं एंटर, तब जो है उन बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह को हम कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह से रिलीज़ हो सकते हैं, और इनको हम लोग एंडोटॉक्सिन्स वगैरह कहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये जाके फिर जाके होते हैं फेगोसाइटोज्ड हो जाते हैं। ल्यूकोसाइट से टिश्यू मैक्रोफेजेस जो भी हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो सारा एक्टिवेट हो जाता है, तो ये वहाँ जाके जो होते हैं फेगोसाइटोज होते हैं। जब ये फेगोसाइटोज हो जाते हैं तब ये साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं, इंटरल्यूकिन 1, ल्यूकोपायरोजिन, और ये डिफरेंट जो है ना साइटोकाइंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं।
ये जो साइटोकाइन्स हैं ये जो है वो फिर हाइपोथैलेमस को हमारा सिग्नल देते हैं कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया है। बॉडी टेम्परेचर नहीं, बैक्टीरिया एंटर कर गया है, तो उनको किल करने के लिए अपना जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कर लो। तो जब हमारा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है ना, वो इंक्रीज़ कर जाता है 103 फ़ारेनहाइट, इधर लिखा हुआ होगा, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, इधर लिखा हुआ है ये कि जो होता है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो 103 फ़ारेनहाइट के तकरीबन चला जाता है। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है कि जब हमारा हाइपोथैलेमस को सिग्नल चला गया कि साइटोकाइन्स वगैरह हैं, तो आप अपने टेम्परेचर को बढ़ा दें ताकि जो बैक्टीरिया का जो सारा है हमारी बॉडी से वो वॉश आउट हो जाए। तब वो जो है इंटरल्यूकिन जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 रिलीज़ करते हैं, जो कि हम जो है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है जो बैक्टीरिया सारे किल हो जाते हैं। और यही जैसे कि अगर हम जो है क्या करें, हम लोग जब मेडिसिन वगैरह लेते हैं फीवर में एस्प्रिन वगैरह लेते हैं ज़्यादातर। एस्प्रिन जब होती है, एस्प्रिन क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है उसको ब्लॉक कर देती है, हम लोग उसका एक्शन होने ही नहीं देती, तो वो ना ही हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है और ना ही हमारा टेम्परेचर हाई होता है। और जो फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लेते हैं मेडिसिन वगैरह, उसको एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो फीवर्स होते हैं हमारे जो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो डैमेज हो सकता है, डिफरेंट किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह हो सकती हैं। अब इसमें इधर बताया हुआ है ये सारा, आगे इसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है इस डायग्राम को। इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे हमारा पहले बॉडी टेम्परेचर था नॉर्मल, जैसे कि ये हमारा सेट पॉइंट हो गया, इधर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, बैक्टीरिया वगैरह एंटर किए तो हमारा हाइपोथैलेमस का सिग्नल गया, भाई सारा भाई काम हो गया, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दो ताकि बैक्टीरिया वगैरह, तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दो ताकि सारे बैक्टीरिया वगैरह जो है वो किल हो जाएं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कर जाता है राइज़ 103 तक चला जाता है। और फिर इस राइज़ जो होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर तो हमारा राइज़ कर जाता है, बहुत ज़्यादा हमें जो है वो टेम्परेचर हाई हो जाता है हमारा। लेकिन हमें लग रही होती है सर्दी। वो क्यों लग रही होती है सर्दी? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सर्दी लगने के जो मैकेनिज्म वो एक्टिवेट हुए होते हैं, हमें वैसो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, पाइलो इरेक्शन हो जाती है, एपिनेफ्रिन सिक्रीशन, शिवरिंग वगैरह ये सब कुछ हमें हो रहा होता है जब जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। जब हो गए बैक्टीरिया सारे के सारे किल, उसके बाद क्राइसिस होता है। क्राइसिस जो होता है जब क्राइसिस होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल चला जाता है। और ये जो सारे के सारे मैकेनिज्म होते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू होते हैं, वैसो कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद वैसो डायलेशन हो जाएगी, पाइलो इरेक्शन नहीं होगी, और फिर शिवरिंग का मैकेनिज्म भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें इन्होंने इधर बताई हुई थी। और फिर ये भी बात बताई है कि पुराने ज़माने में जो है ना एंटीबायोटिक्स वगैरह तो नहीं थे, तो वो जो है वो क्राइसिस या फिर फ्लश को मतलब कि अपीयर होने का वेट करते थे कि अगर बंदे को क्राइसिस वगैरह शो हो गया ना कि अब उसका जो है ना जैसे पसीने वगैरह आना शुरू हो गए हैं, वेसो डायलेशन वगैरह जो भी, शिवरिंग स्टॉप हो गया उसे, तो वो उसका एक साइन होता था कि अब बंदा जो है ना नॉर्मल हो जाएगा। तो पुराने ज़माने में जब दवाइयाँ वगैरह नहीं होती थी तो इसी तरह से डॉक्टर्स अंदाज़ा लगा लेते थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर चला गया है 105 टू 108 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फिर हमें क्या होना शुरू होगा, डिजीनेस, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना शुरू हो जाएगी। और ये सर्कुलेटरी शॉक भी हमें कर सकता है, ठीक है। जो शॉक वाला चैप्टर है उसमें अच्छे से इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। इसके बाद हाइपर पेरेक्सिया, हाइपो होगा तो भी कम होता है, मतलब हाइपर हो गया तो ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ वगैरह डैमेज होते हैं, तो इसमें हम लोग जो इमीडिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो है उस बंदे को हम लोग कोल्ड वाटर बाथ में रख दें या फिर उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ वगैरह करें ताकि जो है उसका जो बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल को चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक्लेमेटाइजेशन टू हीट। इसमें क्या होता है कि वही हमने पीछे भी पढ़ा था कि बॉडी को एक आदत सी हो जाना, उसमें पीछे हमने पढ़ा था कि 1 to 6 वीक्स लगते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन है हमारे पास वो हीट रोज़ एक सेवरल आवर्स हीट से एक्सपोज भी हो रहा है और वो कुछ जो है ना सेवरल आवर्स हीट के लिए एक्सपोज भी हो रहा है और वो कुछ वर्क भी कर रहा है, तो उसे जो है ना उसकी टॉलरेंस जो हीट के साथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसे कितना टाइम लगेगा, 1 to 3 वीक्स तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोजर टू ऑफ द बॉडी टू एक्सट्रीम कोल्ड।
जब जो है ना अगर बॉडी को हमने जो है ना सर्दी से एक्सपोज कर दिया है और वो इतना ज़्यादा हमने उसे 20-30 मिनट्स के लिए इतना ज़्यादा मतलब कि कोई बंदा है हमने उसे पानी में डाल दिया और वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उस 20-30 मिनट्स तक हमने उसे एक्सपोज किया है, तो वो बंदा तो मर जाएगा क्योंकि उसके इतनी ज़्यादा वेज़ो कंस्ट्रिक्शन वगैरह हो जाए कि ब्लड फ्लो हर जगह से रुक जाएगा और हार्ट फिब्रिलेशन वगैरह मतलब हार्ट को जो है वो ब्लड फ्लो जो है उसका बिल्कुल ही जो है ना वो स्टॉप हो गया। फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है कि हमारे जो एयर लोब्स डिजिट्स हैंड फिंगर्स में डेवलप होता है, मतलब एंड की जो चीज़ें हमारी जैसे फीट्स हो गए, हैंड्स हो गए और ईयर्स, एयर लोब में ये सब कुछ डेवलप होता है। और अगर एक बल्कि इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स होना शुरू हो जाती हैं और ये परमानेंट जब डैमेज कर देता है टिश्यू को, ठीक है, परमानेंटली ये डैमेज हो गया है, तो फिर इसको गैंग्रीन कहते हैं। और गैंग्रीन जो है ना अगर वो सर्जिकली रिमूव नहीं होता तो वो ऊपर जाके ना बहुत ही टिश्यू इधर के वाले टिश्यू को भी डैमेज वगैरह कर देता है। और जब हम बहुत ज़्यादा ठंड से एक्सपोज होते हैं तो उसे हम ऑफन ट्रीट करते हैं कि हम लोग खुद वेज़ोडाइलेशन को इंड्यूस कर दें ड्रग्स वगैरह देकर। आर्टिफिशियल हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये यूजुअली जो है ना हम लोग करते हैं हार्ट सर्जरीज वगैरह में, ताकि इसमें बेसिकली हम लोग जो है ना इंसान को कूल कर देते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर तकरीबन हम लोग 90 फ़ारेनहाइट को ले आते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पे हार्ट सर्जरी आराम से परफॉर्म हो सकती है। और जो टिश्यूज़ वगैरह को जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है ना वो तकरीबन 30 मिनट्स टू 1 आवर तक ब्लड सप्लाई के बगैर भी आराम से गुजारा कर लेते हैं। तो मतलब इतना मतलब उनको ब्लड सप्लाई जा रही होती है कि वो 30 मिनट्स या 1 आवर तक आराम से वो अपनी हार्ट सर्जरी वगैरह परफॉर्म हो जाती है। और उनको अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रॉपर किस्म के ना जाएँ तो वो ज़िंदा रह सकते हैं और कोई मसला वगैरह नहीं होता। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 73, ठीक है। और कुछ नोट्स वगैरह हैं तो वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, 2-3 बातें, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा नोट्स वगैरह है मेरे पास। लाइक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज हमारी इतनी होती है 97 to 99.5, कोर टेम्परेचर हमारी 98 to 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। अगर हम हीट से भी एक्सपोज हो जाएं तो 101 to 104 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चला जाता है। और जब हम कोल्ड से एक्सपोज होते हैं तो हमारा 96 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाता है। और थायरॉयड ग्लैंड हमारा तीन तरह के फंक्शंस कर रहा होता है। एक वो थायरोक्सिन रिलीज़ कर रहा होता है, थर्मोजेनेसिस करवा रहा होता है और इंक्रीज़ इन मेटाबॉलिक रेट करवा रहा होता है। तो इसको आप एक दफ़ा देख लेना। ये हमारे पास होती है फ्रॉस्ट बाइट और इसकी एक वर्सन कंडीशन है, वो है हमारे पास गैंग्रीन। इसमें हम लोग सर्जरी वगैरह कर देते हैं क्योंकि देखें कितना ख़राब हो गया है। और यहाँ पे हम लोग मतलब कि ये हो जाता है मेडिकेशन वगैरह से ठीक। अगर ये हम लोग ट्रीट नहीं करते तो ये फिर आगे बढ़ता जाता है फुट से लेग में और फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इसलिए सर्जरी इज़ मस्ट फॉर गैंग्रीन। थोड़ा सा फीडबैक गेन का इधर आ जाता है हमारे पास। फीडबैक गेन का जो फार्मूला होता है वो होता है करेक्शन ओवर एरर। मतलब कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर गया 38 को तो वो थोड़ा सा बॉडी से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है और 37.5 तक ले आती है। तो इसमें जो हमारा जो राइज़ आया है वो 1 डिग्री का आया है, मतलब जो एरर आया है वो 1 डिग्री का है और करेक्शन उसमें 0.5 की गई है। तो ये होता है फीडबैक गेन के मतलब 100% करेक्शन तो हमारे पास नहीं आती, 0.5 करेक्शन आ जाती है। तो इसको अगर हम रेशियो ले लें तो वो होता है हमारे पास फीडबैक गेन। तो आई होप सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई हो। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।